नमस्कार। आप हमारे साथ हैं राजस्थान संवाद पर। और राजस्थान संवाद जिस तरीके से हमेशा बहुत जबरदस्त ये मुद्दे आपके सामने लाता रहता है, जिससे आपका कानूनी पक्ष और कहीं ना कहीं देश के प्रति जो जागृति लाने वाला पक्ष है वो और बढ़े और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिले। और इसी के लिए आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत करने हम आप सबके समक्ष आए हैं। और वो मुद्दा है कि पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दूसरी भाषा में कहूं जो बड़ी बड़ी रेवड़ी बांटते हैं, क्या वो रेवड़ी बांटना, क्या वो वादे करना देश की इकोनॉमी को देखे बिना, देश के लीगल प्रोसेस को देखे बिना कुछ भी बोल देना, ये सही है? और क्या इन सब चीजों से हमारी देश की जनता के साथ छलावा तो नहीं हो रहा? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज लीगल एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी मौजूद हैं। सर, आज भी याद है हमें कि किस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, सस्ता कर देंगे, या फिर ये बांट देंगे, पैसे बांटने की, किसानों को पैसे बांटने की, लोगों को कुछ बांटने की, टीवी बांटने की, लैपटॉप बांटने की, साइकिल बांटने की बात की जाती है। कहीं ना कहीं हर बार ये मुद्दा उठता है, मिडिल क्लास के टैक्स से क्यों ये सब किया जा रहा है, मिडिल क्लास को क्यों और मारा जा रहा है, क्या इसी वजह से तो अमीर और अमीर नहीं बन होता जा रहा, गरीब और गरीब नहीं होता जा रहा? ये सब मुद्दे उठते हैं लेकिन सोल्यूशन कभी नहीं निकलता। क्या सर अब जरूरत है, कानूनविद आप हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, अच्छी तरह से सब चीजों को देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि अब एक बड़े बदलाव की जरूरत है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, किसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा चेंज होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही वादे किए जाएंगे, गुमराह ऐसे ही किया जाएगा लोगों को? क्या मानना है सर आपका इस? धन्यवाद वरुण, और धन्यवाद राजस्थान संवाद, देश का एक लोकप्रिय चैनल। आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को और दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आपने हमेशा की तरह आज भी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया है, और या कहूं कि एक समस्या की ओर ध्यान इंगित किया है हमारा, जो इस देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को बहुत गंभीरता से प्रभावित करती है, और हमारी जो राजनीतिक शुद्धता है, सुचिता है, जो लोकतंत्र की सुचिता है, उसको भी बहुत प्रभावित करती है। आपने प्रश्न उठाया कि ये जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव के पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भारत में 365 दिन राउंड द ईयर इलेक्शन चलते रहते हैं। वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। अच्छा है, लोकतंत्र में इलेक्शन को धड़कन माना गया है, इट्स ए हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन हार्ट बीट ज्यादा चले, अनियंत्रित हो जाए, तो वो हार्ट अटैक का भी खतरा बनती है। खैर, अब प्रश्न आता है, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, या और भी स्थानीय स्तर के हों, तो राजनेता, उनकी पार्टियां, उनके चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि, वो बड़े बड़े वादे करते हैं जनता के साथ, और कहते हैं कि आप हमें जिताइए, हम आपको ये चीजें, जैसे टीवी, रंगीन टीवी देंगे, हम आपको मुफ्त में लड़कियों को साइकिल देंगे, स्कूटी तक देंगे, जो कि 40 से 50 हजार रुपए की एक स्कूटी आती है, लैपटॉप देंगे, वाईफाई युक्त मोबाइल देंगे, और न जाने क्या क्या देंगे, 320 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर महिला को 2000 रुपए प्रति माह उसके खाते में डाले जाएंगे। लेकिन जब ये वो वादे करते हैं, तो उन्हें न तो इस बात का ज्ञान होता है, न समझ होती है, और अगर समझ भी है तो वो जानबूझकर वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि अगर हम सत्ता में आ गए और ये वादे हमें पूरे करने पड़े, तो इस राज्य की, इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या हमारे पास संसाधन है कि हम इन वादों को पूरा कर पाएंगे? आपके इस प्रश्न का सीधा उत्तर देने से पहले कि ये कितना घातक है, मैं आपको दो तीन जो प्रयास हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में और हाल ही में, उनकी ओर आपके श्रोताओं और दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, और ये जानना जरूरी है। देखिए,
ये समस्या पिछले 15-20 सालों से चली आ रही है और जैसे जैसे उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इट इज एवर इंक्रीजिंग, इट इज एवर इंक्रीजिंग, आई रिपीट। एंड in 2013 the matter was put before the Tamil Nadu High Court and later on it went to the Supreme Court कि ये जो पार्टियां करती है, स्पेसिफिकली डीएमके ने एक प्रॉमिस किया था कि अगर हम चुनाव जीत कर आए तो हम रंगीन टीवी देंगे हर घर में, तो ये संभव नहीं है। इस बात को चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रश्न उठा कि क्या ये धारा 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123, जिसमें चुनाव को करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट आचरण के कारण निरस्त किया जा सकता है, क्या ये वो नहीं है? इस तरह से वादे करना और इस तरह से मुफ्त में चीजें बांटना, क्या ये समानता के अधिकार, आर्टिकल 14, आपने अभी कहा कि संविधान में क्या स्थिति है, आर्टिकल 14 सबको समान रूप से देखने की बात कहता है, सब नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने की बात कहता है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पे जोर दिया गया है। कोई भी शासन में आए कोई पार्टी, उसका दायित्व है कि वो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए कार्य करे। अच्छे प्रावधान, बहुत अच्छे प्रावधान है और प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रकार के जो वादे किए जा रहे हैं मुफ्त में देने के, आखिर में वो मुफ्त में कौन देगा? आपने सही कहा कि सरकार की जो रेवेन्यू है, सरकार के पास जो अर्थ आता है, या तो टैक्स के कलेक्शन से आता है, और वो टैक्स आप और हम देते हैं, मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय या उच्च आय वर्ग के लोग देते हैं जो एक टैक्स सीमा में आते हैं। और दूसरा, सरकार जो दूसरे तरह के टैक्स लगाती है उससे पैसा आता है, या सरकार रिजर्व बैंक से, केंद्र सरकार से लोन लेती है। तो जब आपके पास साधन नहीं है, आपकी आय, एक उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा कि आपकी वार्षिक आय 1000 करोड़ रुपए है किसी भी राज्य की, मान लीजिए, और आपने 2000 करोड़ के वादे कर दिए, तो पहली बात तो ये कि आप वो वादे निभा नहीं पाओगे, और अगर आपने निभाने की कोशिश की तो राज्य पर इतना कर्ज हो जाएगा कि उस कर्ज का खामियाजा सामान्य व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सारे मुद्दे उठाए गए सर्वोच्च न्यायालय के सामने, लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये कहना पड़ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वो सारे आर्ग्यूमेंट रद्द कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमें और मुद्दों पर चर्चा करनी है। ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, इसमें समानता का उल्लंघन नहीं होता है, राज्य का दायित्व है शासन का कि वो गरीबों का कल्याण करे, तो ये उसी की दिशा में एक कदम है, इसलिए उन्होंने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब उसका ये प्रभाव हुआ कि उनको लगा कि ठीक है, कानूनी रूप से भी इसको सहमति मिल गई, सर्वोच्च न्यायालय हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने भी इसको रोक नहीं लगाई, तो हम और वादे करेंगे, बड़े बड़े वादे करने लग गए। इसी बीच में वापस अभी जब ये फ्री बीज की कल्चर चला, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड टर्म दी, रेवड़ी कल्चर, यानी रेवड़ियां बांटना। आप मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हो इस तरह के वादे करके, ये देश के लिए उचित नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय में फिर एक पिटीशन, एक वकील है उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने फिर एक पिटीशन की और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला निर्णय है 2013 का, उसको रद्द किया जाए और इस पर कुछ ठोस नियम, मार्गदर्शन, कोई गाइडलाइंस बनाई जाए, और उसके लिए अगर संविधान में संशोधन भी करना पड़े, कोई प्रावधान जोड़ना पड़े, तो उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय निर्देश दे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्पेसिफिक निर्देश तो अभी तक नहीं दिया और न उस निर्णय को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है और उसको हमें समझना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे मुक्त नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहता इस मंच से,
लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार के वादे करती है और बाद में वो वादे आधे अधूरे निभाए जाते हैं या नहीं निभाए जाते। तो सभी पार्टियां इसमें इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, इसलिए हम एक 3 जजेस की बेंच बना देते हैं। अभी अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया और वो 3 जज की बेंच सब सलाह मशवरा करेगी, राजनीतिक पार्टियों से विचार करेगी, उनके जवाब लेगी और फिर जो भी उचित निर्णय देना होगा वो देगी। ये तो सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी स्थिति इस समय है। इस बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जून में एक राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उन्होंने इस बात पर चिंता जताई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी देश की अर्थव्यवस्था और धन को नियंत्रित करता है, फाइनेंशियल पोजीशंस को रेगुलेट करता है, बैंकिंग को रेगुलेट करता है। तो उन्होंने कहा कि जो राज्यों की वित्तीय स्थितियां है वो बहुत ही गंभीर है और उस गंभीर वित्तीय स्थितियों के कारण जो इस प्रकार के बिना सोच समझ के खर्चे किए जाते हैं वो बहुत ही गंभीर, आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम इसके होंगे और राज्य दिवालियापन की स्थिति में भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक देश की सर्वोच्च फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है और इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन एक आशा की किरण जो अभी आई वो आई चुनाव आयोग की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी पहल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की ये जो टिप्पणी आई उस पर पहल करते हुए उन्होंने सभी राज्यों, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आप जो भी वादे करते हैं उसकी एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रिपोर्ट दीजिए कि आपने ये वादा किया कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, तो आप उसके साथ ये बताइए कि हमारे पास इतनी बिजली सरप्लस है, हम इतनी बिजली प्रोडक्शन करते हैं, इतना खर्चा इस पर आएगा। राज्य में अगर 3 लाख यूनिट बिजली हमें देनी पड़ेगी प्रतिदिन फ्री में तो उसका इतना खर्चा आएगा और वो हम वहन करने को हमारी आर्थिक स्थिति है। ये सारी बातें बता के फिर आप वादे कीजिए। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां इसमें सहमत नहीं हो रही है चुनाव आयोग के साथ कि ये आपका काम नहीं है, आपको इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे गलत मानता हूं। सभी राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमें वादे करने से पहले उसकी कानूनी और आर्थिक पक्ष को समझना चाहिए। मैं एक बात कह के फिर अपना यहाँ विश्राम देता हूं कि ये करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं है, इस पे सर्वोच्च न्यायालय का एक मत हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मत है, मेरा अपना जो ज्ञान है कि इसे करप्ट प्रैक्टिस क्यों नहीं माना जाए। आप वोटर्स को लुभा रहे हैं कि जैसे आप शराब पिलाते हैं, वोट देने के लिए धन देते हैं, धन बांटते हैं, हम देखते हैं रात को वोटिंग डे के पहले धन बढ़ जाता है, शराब पिलाई जाती है, करोड़ों रुपए अभी आपने देखा हिमाचल, वेस्ट बंगाल में पकड़े गए जो कि चुनाव में खपाने के लिए, चुनाव में बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। तो इस प्रकार की पोल प्रोमिसेस को भी करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में क्यों नहीं लाया जा सकता है। आरपीए में संशोधन किया जाए कि इस प्रकार के वादे एक करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। हाँ, आप चुनकर आ जाए और उसके बाद आप देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, जैसे आप सब्सिडी दे रहे हैं, रसोई सस्ते में दे रहे, 10 रुपए में भोजन दे रहे हैं, अभी कोविड में केंद्र सरकार ने मुफ्त खाना बांटा, राशन दिया, वो एक अलग परिस्थितियां थी, तो वो ठीक है, वहां तक अच्छी बात है कि सरकार को गरीबों के लिए करना चाहिए। और हम भी एक मिडिल क्लास लोग हैं या जो रिच है उनका भी दायित्व है कि हम सरकार का सहयोग करें। लेकिन पहले चुनाव जीतने के लिए अगर इस प्रकार की आप वादे करते हैं तो मैं इसे करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में मानने का पक्षधर हूं। और मैं दूसरी बात ये कहता हूं, एक हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि में जिससे कि शासन व्यवस्था चलती है, उसमें एक डॉक्ट्रिन है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, यथाचित अपेक्षा। आपने मुझसे एक वादा किया तो मुझे एक अपेक्षा क्रिएट हुई, आपने मुझे कहा कि मैं कल आपको आपका ये काम कर दूंगा, तो मुझे एक अपेक्षा हुई कि आप मेरा कल काम कर देंगे। राजनीतिक पार्टी ने एक वादा किया कि हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे, स्कूटी देंगे, टेलीफोन देंगे, मोबाइल देंगे, तो मेरी एज ए वोटर मुझे एक अपेक्षा हुई, एक इच्छा हुई कि मेरा ये काम होगा। और अगर वो बाद में नहीं हुआ, आपने नहीं दिया, 300 की जगह आपने 50 यूनिट ही दी, तो ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वायलेशन है।
आपने वादा खिलाफी की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं कि वादा खिलाफी की, तो उस वादा खिलाफी के लिए वह व्यक्ति या वो राजनीतिक दल दंडित होना चाहिए, ताकि उस पर ये एक राइडर रहे कि मैं वादा तो कर रहा हूं, चाहे हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर दिया या कुछ भी वादे कर दिए, लेकिन क्या सत्ता में आने के बाद हम इस वादे को पूरा कर पाएंगे? क्या ये संभव हो पाएगा कानूनी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से? तो ये प्रश्न है। और मेरा, आपने जो प्रश्न उठाया, इन बातों को कहकर मैं स्पष्ट मत का हूं कि अब समय आ गया है कि इस प्रकार के जो आधारहीन, जिसे मैं कहूंगा बेसलेस वादे किए जाते हैं, जिसका की प्रभाव, देखिए, ये वादे न उस व्यक्ति को जो इसका लाभार्थी होगा अकर्मण्य बनाएंगे, इनएक्टिव बनाएंगे, उसको उसको एक क्या मैं कहूंगा इसके लिए कि अकर्मण्यता की वो स्थिति में आएगा। वो कहेगा मैं क्यों काम करूं, जब मुझे स्कूटी मिल रही है तो मैं क्यों मेहनत करूं, जब मुझे मुफ्त में खाना मिल जाएगा तो मैं क्यों मेहनत करूं, जब मुझे मुफ्त में बिजली मिलेगी तो मैं बिजली की बचत क्यों करूं, मुझे तो मुफ्त में मिल रही है। और हम लोग जो ज्यादा बिजली का बिल दे रहे हैं, आखिर वो बर्डन आएगी तो हम पर ही। तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसा करके आर्थिक रूप से तो दिवालियेपन की ओर जा रहे हैं, आप लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। लोगों को निकम्मा मत बनाइए, उनको एम्पावर कीजिए, उनको नौकरी दीजिए, उनको काम करने के लिए आवश्यक धनराशि या सुविधा दीजिए, अवसर दीजिए, वो उचित है। मैं वहां पक्षधर हूं कि उसके लिए आप जैसे योजनाएं लाते हैं, आत्मनिर्भर भारत की योजना है, या छोटे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की योजना है, छोटे छोटे रोजगार देने की योजना है, वो अच्छी बातें है। उसके लिए आप वादे करिए कि हम इस प्रकार की योजनाएं शुरू करेंगे, बजाय कि हम आपको लैपटॉप फ्री दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? 30,000 रुपए का लैपटॉप आता है, आप फ्री क्यों देंगे? और आप जानते हैं कि लोगों को मोबाइल देंगे, आपको पता है जब मोबाइल के साथ में आप वाईफाई दे रहे हैं तो उसका कितना मिसयूज होता है, ये भी आप और हम जानते हैं, यहाँ कहने की बात नहीं है। तो इस प्रकार के वादे जो लोगों को गुमराह करते हैं, मैं समझता हूं अब समय आ गया है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा पिटिशन है, कोई इसके माध्यम से कोई ठोस कार्रवाई या कोई ठोस दिशा निर्देश मिलेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ बैठना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जैसे हेट स्पीच के बारे में मैंने कई बार कहा कि नफरत मत फैलाइए, ये नफरत आपके लिए और हमारे सबके लिए खराब है। उसी प्रकार ऐसे ऐसे वादे मत कीजिए जो देश के लिए खराब है। आप बैठ के आपस में तय कीजिए कि हम अपने चुनाव में इस तरह के कोई वादे नहीं करेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाते। जाहिर तौर पर बहुत अहम मुद्दों पर आपने यहाँ पर लाइट दी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन की आपने बात की और आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेप उठाया है, लेकिन मैं बहुत ही ब्लंट तौर पे एक चीज कहना चाहता हूँ सर कि इलेक्शन कमीशन, जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखा गया, तो गाइडलाइन देने के अलावा और कुछ छोटे मोटे दंड देने के अलावा वो कुछ ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर, या जहां उस गाइडलाइन की खिलाफत होती है उसके दंड देने पर कोई बहुत बड़ा स्टेप हमने ज्यादा तौर पे देखा नहीं। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी आते हैं, राजस्थान से हम ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान की बात करते हैं और कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में सभी किसानों का पूर्ण कर्ज माफ हो जाएगा। पूर्ण कर्ज माफ का मतलब यह है कि लाखों करोड़ रुपए का सरकार पे व्यय पड़ता है। राजस्थान वो राज्य है जो ऑलमोस्ट कंगाली की स्थिति पे है, और वहां पर आप इस तरह के वादे करके जा रहे हो, इस तरह की चीज कर रहे हो, तो कहां तक आप ये सही है? पहली बात तो ये। और इलेक्शन कमीशन का क्या दायरा केवल इलेक्शन तक ही सीमित रहता है? इलेक्शन के दौरान जो वादे किए गए वो इलेक्शन के बाद पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्या ये इलेक्शन के कमीशन के दायरे में क्यों नहीं आता? और क्यों कांग्रेस जैसी पार्टी जो सिर्फ उस एक स्टेटमेंट के, उस एक वादे की वजह से महज 1% का अंतर लेकर जीत गई थी राजस्थान में, उसके बाद क्यों
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती कि महज कोऑपरेटिव बैंक का लोन जो कि 1% भी नहीं होता उसको माफ करके इतिश्री कर लेते, जो पहले वसुंधरा सरकार ऑलरेडी माफ कर चुकी थी, और नेशनलाइज बैंक पर आकर कहते हैं ये तो केंद्र सरकार का काम है और खत्म कर देते, कोई वादा पूरा नहीं करते। क्या ये एक क्राइम नहीं है? आप लाखों करोड़ों जनता के सामने वादा कर रहे हो, जो टीवी पे मैदानों में आपको देख रही है, उसकी वजह से वोट दे रही है, और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसमें? देखिए वरुण, मैं आपके आक्रोश को समझता हूँ और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अपना उत्तर, अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं न तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध रखता हूँ, अर्थात मेरा कोई किसी के प्रति न तो मोह है और न बैर है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, एक विधि का वेत्ता हूँ, तो जो समसामयिक मुद्दे विधि और देश की हित में होते हैं उन पर अपनी राय बेबाक रूप से रखने का प्रयास करता हूँ। तो मैं किसी राजनीतिक दल की किसी विशेष व्यक्ति या उसके विशेष डिसीजन पर कोई स्पष्ट या सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहने का साहस रखता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो कोई भी कहे। पहले आपने प्रश्न उठाया चुनाव आयोग की कार्यशैली का। देखिए, चुनाव आयोग भारतीय संविधान में जो उसे अधिकार दिए गए हैं वो निष्पक्ष चुनाव कराने के अधिकार हैं। देश में जहां भी संसद और लोकसभा और राज्यसभा या विधान मंडलों के चुनाव होते हैं, उनको निष्पक्ष रूप से कराने की उत्तरदायित्व, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसके लिए उनको आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। चुनाव आयोग है और वो समय समय पर चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव संपन्न होने तक, काउंटिंग होने तक, रिजल्ट आने तक पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। और वो जब कभी भी कोई अधिकारी या कोई दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करते, हाँ, लेकिन मैं आपकी इस नोटिस कमाते हैं जरूर, उसके बाद में कुछ हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की ताकत, जिसे हम कहते हैं कि मॉरल अथॉरिटी, कमजोर हुई है। आपको याद होगा टीएन सेशन, शायद उस समय आप आयु में बहुत छोटे रहे होंगे, टीएन सेशन भारत के चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और वो एक आदेश निकालते थे, आपको ये काम नहीं करना है। राजनीतिक पार्टियों को एक आदेश निकालते थे, अगर आपने ये काम किए तो आपके खिलाफ ये निर्णय हो जाएगा। अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है और नहीं करने या करने पर क्या परिणाम होगा, वो भी उसी आदेश में लिखा हुआ होता था। वो पहले देश के ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने चुनाव आयोग की गरिमा को 7वें आसमान पर पहुंचाया था। लेकिन कालांतर में मैं इस बात को मानता हूं कि चुनाव आयोग उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना उसे होना चाहिए, जो संवैधानिक उसका दायित्व है। इसका मतलब ये नहीं है, इसको ऐसा नहीं समझा जाए कि मैं चुनाव आयोग के कोई विपरीत टिप्पणी कर रहा हूं। आज भी हमारा चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड के बेस्ट चुनाव आयोग में माना जाता है, जहां मोटे तौर पर मैं कहूंगा बाई एंड लार्ज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। लेकिन हाँ, ये कहने के साथ साथ मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि चुनाव आयोग को और शक्तियां देने की आवश्यकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है। जो हमारे यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, बहुत कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन और उसमें गंभीरता से सुधार करने की जरूरत है और चुनाव आयोग को सीधे अधिकार देने की जरूरत है कि वो चुनाव रद्द कर सके, चुनाव में जो भी चुनाव को रोक सके। है, ये सारे अधिकार हैं, लेकिन इसको और व्यापक बनाने की जरूरत है। और खास तौर से जब हम फ्री बीज की बात कर रहे हैं, रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने एक शुरुआत, मैंने आपको बताया, शुरुआत की है, लेकिन इसको गंभीरता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि एक पार्टी विशेष ने या एक पार्टी नेता ने राजस्थान में ये वादे कर दिए, वो कर दिए, गलत है, नहीं करने चाहिए, ऐसा संभव नहीं होगा, और होगा तो फिर वही स्थिति है कि राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही डावाडोल हो जाएगी। ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा कि हमारे राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं देश के, वो ये नहीं समझ पाते कि एक क्षणिक लाभ के लिए शायद वो हम राजस्थान में सत्ता में वापस आ जाएंगे, शायद, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता,
उसके लिए हम आज ऐसे वादे कर लें कि कल उनको निभाना हमारे लिए भारी हो जाए। पंजाब में बहुत वादे किए गए, आप जानते हैं, आज उनको वही वादे भारी पड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में किए गए, केंद्र स्तर पर किए गए, आज लोग कहते हैं कि साहब ये तो जुमले थे। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो प्रैक्टिसेज हैं फ्री वादे करने की, फ्री में चीजें बांटने की, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और ये कौन लगाएगा? प्रश्न आपका ये आएगा कि ये कौन लगाएगा। सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टियां आपस में बैठे और ये तय करे कि हम ऐसे ऐसे इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, ये जरूरी है। और अगर वो नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट बैन लगाए। ये पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के पास, 3 जजेस की बेंच को सुनेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी अगर आपने इस तरह की, कहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इस तरह के वादे किए तो हम इसको करप्ट प्रैक्टिस में मानेंगे। या चुनाव आयोग क्योंकि कानून तो नहीं बना सकता, कानून तो संसद बनाती है, तो संसद ये कानून बनाए कि इस प्रकार की जो वादे होते हैं इनके लिए क्या गाइडलाइंस होगी, क्या उसकी आर्थिक सीमा होगी, क्या उसके राजनीतिक परिणाम होंगे, क्या उसके सामाजिक परिणाम होंगे। इन सब पे एक विस्तृत कानून या तो अलग से बने और या जनप्रतिनिधित्व कानून के अंदर इसको जोड़ा जाए, मेरा ऐसा मानना है। जाहिर तौर पे तो कहीं ना कहीं कानूनों में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है और कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियंस को मोरल भी देखना चाहिए कि कहाँ देश जा रहा है, कहाँ देश की आर्थिक स्थिति जा रही है, मिडिल क्लास पे कितना भार पड़ रहा है, मिडिल क्लास कहाँ तक जा रहा है, इन सब को देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर इसी तरह से होगा कि देश के युवा पढ़कर बाहर देश चले जाएंगे क्योंकि उनको पता चलेगा कि यहाँ तो टैक्स के नाम पर हमको मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे वादे पूरे करने के लिए जो सिर्फ एक पॉलिटिकल बेनिफिट देते हैं और देश को फाइनेंशियली पीछे करते हैं, आगे बढ़ा जा रहा है। हम बात कर रहे थे कि अब हमारे सामने समाधान क्या है। समस्या निश्चित रूप से गंभीर है, कानूनी आर्थिक सभी पहलुओं को हमने देखा और जो सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन चल रही है इस समय, उसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की और अपेक्षा करता हूं कि उसका कुछ पॉजिटिव सकारात्मक निर्णय आएगा जो इस प्रकार की प्रैक्टिस पर नियंत्रण करेगा। पूर्ण रूप से रोक न लगाए तो कम से कम नियंत्रित तो करेगा। अब एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं अंत में, वो ये है कि क्या जब तक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय ले या संसद कानून बनाए या चुनाव आयोग कोई ठोस कदम उठाए, क्या हम जो वोटर्स हैं, जनता है, जो हम पढ़े लिखे भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है? मैं समझता हूं कि हमारा दायित्व भी उतना ही है। आखिर हम इस देश के नागरिक हैं कि जब भी कोई चुनाव हो, मेरा एक सुझाव है कि जब भी कोई चुनाव हो और प्रत्याशी जब आपके सामने वोट मांगने के लिए आए या चुनावी सभा हो, चुनावी चर्चा हो, उस समय हम जाएं, हमारे साथी लोग जाएं और उनसे पूछें कि आप बताइए, आपने वादा तो किया है 300 यूनिट बिजली देने का या प्रत्येक युवाओं को 2000 रुपए देने का प्रति माह। जरा हमको आप आधा घंटे में समझा दीजिए यहीं पर कि ये आप कैसे कर पाएंगे। आपको पता है कि आपके राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, सालाना बजट क्या है और कितना उसमें से आप पैसा इस काम के लिए अलग रखेंगे, जरा हमको बता दीजिए। अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम आपको वोट देंगे और नहीं संतुष्ट हुए तो हम आपको वोट नहीं देंगे। इस तरह का अगर हम प्रश्न पूछना शुरू करेंगे उनको, 1 मीटिंग में, 2 मीटिंग में, 4 मीटिंग में, प्रेस के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, तो और आपके इस तरह के इंटरव्यू के माध्यम से अगर हम इस प्रश्न को पूछेंगे कि भैया जरा आप बताइए ये कैसे करेंगे, आप पार्टी से पूछिए, पार्टी के अध्यक्ष से पूछिए, उनके नेताओं से पूछिए, तो उनको लगेगा कि अब जनता को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। जनता अब बहुत जागरूक है, जिम्मेदार है। तो ये भी एक तरीका होगा उन पर एक प्रकार से लगाम लगाने का। यही मेरा आपको कहना है। और पुनः धन्यवाद आपका कि आज आपने बहुत अच्छा विषय चुना और हमने खुल के उस पर बात की।
जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है जिस तरीके पर किसी भी किस्म का कोई भी रोक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जनता जो है वो जनतंत्र की मालिक है। कम से कम सवाल तो वो पूछ ही सकती है वोट देने से पहले। जनता, पत्रकार और सारे वो लोग जो कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना बुनने में हकदार हैं, वो आइए और पूछिए ये सवाल सभी राजनेताओं से कि क्या हमारी वित्तीय स्थिति, क्या हमारी सामाजिक स्थिति, क्या हम जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे भार पड़े बिना ये काम हो सकता है। इस सवाल को हर बार पूछना जरूरी होगा। सर, ये बहुत जबरदस्त सल्यूशन के साथ आपने इस पूरे विषय का समावेश किया। ये बहुत ही ऐसा सल्यूशन है जो शायद मैं कहूंगा और रिकमेंड करूंगा कि सभी लोगों को, क्योंकि हाथ जोड़ के 5 साल में एक ही बार वो आपके घर पे आते हैं, तब हक बनता है आपका पूछने का, और ये हक बिल्कुल पूछना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू वरुण, थैंक यू राजस्थान संवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर आप अपने क्रिकेट इंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट बेटिंग साइट्स पर बेट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी आसान पेमेंट प्रोसेस के साथ, जो आपको देगा 24/7 सर्विस सारे 365 दिन। तो बेस्ट बेटिंग साइट्स जैसे कि डायमंड एक्सचेंज इंडिया, डायमंड एक्सचेंज, क्यू एक्सचेंज और वर्ल्ड 777 के जरिए कीजिए क्रिकेट बैटिंग। और मार्केट में कॉपी करने वाले फ्रॉड्स पर कतई विश्वास ना करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और पाएं ट्रस्टेड वेबसाइट से बैटिंग करके आसान पेमेंट प्रोसेस से ढेर सारा पैसा। तो देर मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन को तुरंत चेक कीजिए।